समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज शुड अ टीचर रिस्पेक्ट। डाइवर्सिटीज, किस तरह की विभिन्नताओं को एक टीचर को सम्मान देना चाहिए, इंक्लूडेड इन हर क्लासरूम। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए। यानी किस तरह हम सभी विभिन्न हैं। भाई आप अगर 11,000 लोग यहाँ देख रहे हैं अभी, या मान लीजिए हम लोग यहाँ 2 लोग रूम में बैठे हुए हैं, तो या इवन ट्विंस भी हैं, जो बच्चे साथ में लगभग पैदा हुए हैं सेम टाइम पे, वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। दुनिया में 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, है ना। फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ऐसे ही लोग भी अलग होते हैं। अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तभी हम देखते हैं विचारों का मतभेद भी होता है और मजा भी तभी आता है, रंग भी तभी है जीवन में। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोबोट्स बन जाएंगे फिर हम, ठीक है ना। तो ये जो डाइवर्सिटी है, एक टीचर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे के कल्चर की डाइवर्सिटी हो, चाहे वो उसके भाषा की डाइवर्सिटी हो, उसके समाज की हो, उसके रीजन की हो, उसके थॉट की हो, किसी भी तरह की, रंग की हो, ठीक है ना। हम सब अपने रूप, रंग, भाषा, शैली सब में विभिन्न है। विश्वकर्मा जी क्या कह रहे हैं, मैम क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का आंसर की अलग अलग देता है सीटेट, और मैम वीओडी में चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन का दूसरा पार्ट डाल दीजिए। विश्वकर्मा जी ये आई थिंक मैंने वीओडी नहीं, लाइव में करा दिया है वो। अगर आप बैच में हैं तो आप शायद इस विषय में बात कर रहे हैं। और बात रही कि अलग अलग देता है, हाँ आंसर की इस बार इन्होंने किया हुआ है कि इंग्लिश और हिंदी वाला, तो लैंग्वेज के हिसाब से आंसर की आपको निकालनी पड़ती है। अगर आप सीटेट की वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है इन्होंने, बट वो आप देखेंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ये सीडीपी का तो और इवन बाकी सब्जेक्ट में भी कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉपर आपको ऑफिशियल आंसर्स के साथ डिस्कशन करा दूं। तो टीचर को ये आंसर ऐसा है जिसमें कोई आंसर नहीं है। सीटेट ने इसमें सबको फ्री के नंबर दिए हैं, उन्होंने कहा 9, यानी फ्री नंबर, फ्री मार्क्स, है ना, फ्री मार्क्स। तो आपने जो भी आंसर दिया है सब सही है, क्योंकि इनको कायदे में ऑल ऑफ द अबव का एक ऑप्शन देना चाहिए था, या 1 2 3 4 चारों का ऑप्शन देना चाहिए था। आप बच्चे के क्षेत्रीय प्रभाव को या डाइवर्सिटी को भी मानेंगे कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से, तो सबको आप रिस्पेक्ट करेंगे। सोशियो कल्चरल जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, उनकी भाषा है, इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति है, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो सब की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर था। इसमें सारी ही बातें सही हैं, बट क्योंकि कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज कर लेंगे तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि चारों सही हैं, ऐसा सीटेट ने कहा। गलती इनसे भी होती है ना। जो पेपर अभी सीटेट दिसंबर में हुआ था जन्नत, वो आप सीटेट की वेबसाइट से जाकर के, ये पेपर मैं आपको वही करा रही हूँ, सीटेट की वेबसाइट से जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं कर लेती हूँ आपके लिए। वहां से जाएंगे और पेपर निकालेंगे एक एक शिफ्ट का, फिर उसकी आंसर की तक पहुंचेंगे। उसमें भी गलत आंसर की मत देख लेना, क्योंकि बहुत तरह तरह की आंसर की इन्होंने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि आंसर की, मतलब मैं ईगो में नहीं कभी भी डिस्कशन करती, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कल वाला क्वेश्चन था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, मेरे हिसाब से सी सही होना चाहिए था, बट इन्होंने बी माना, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम के आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपके नंबर जाएंगे फिर, क्योंकि वो अगली बार भी वही मानने वाले हैं। और गलत नहीं मानते वो लोग, बहुत 1-8% केस में ऐसा होता है। मैथ पेडागोजी उदय सर पढ़ाएंगे सीटेट पेड बैच में, नहीं पेडागोजी डिफरेंट टीचर है पेडागोजी के लिए। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो मूर्ति देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मूर्ति अ ग्रेड 4 स्टूडेंट इज एबल टू रीड ओनली एट द लेवल ऑफ ग्रेड 1, यानी कक्षा 4 में है ये बच्ची है मूर्ति, अपना नाम भी लिख सकते हो आप यहाँ, लेकिन ये पढ़ाई जो है कर पाती है वो किस लेवल पे ज्ञान है इनका, क्लास 1 के लेवल का, ठीक, मतलब पीछे है, स्लो है, बैकवर्ड है। ही ऑल्सो हैज डिफिकल्टी मैचिंग साउंड्स, साउंड को मैच करके स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ने में दिक्कत है, रीडिंग लेटर्स। मूर्ति शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, यानी मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है, पढ़न के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। यानी वो वैसे तो कक्षा 4 में, बट पढ़ने की जो क्षमता है वो एक कक्षा 1 वाले बच्चे की जितनी है, ठीक। दूसरा क्या है, मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने में, कि भैया CH मिलके च की साउंड आएगी, ये करने में दिक्कत होती है, यानी पढ़ने में दिक्कत होती है। वर्तनी यानी स्पेलिंग को समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में कठिनाई है। तो पठन वैफल्य किसको कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल, चलने फिरने, बटन लगाने, टाई बांधने, शू लेसेस को बांधने में, इन सब में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। पेन पकड़ने में, डिस्कैलकुलिया में गणित संबंधी परेशानियां होंगी, डिस्ग्राफिया में राइटिंग संबंधित, यहाँ पे राइटिंग की बात नहीं हुई, स्पेलिंग का मतलब यहाँ पे समझने से था, लिखने से नहीं था। तो डिस्लेक्सिया होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत है। वो ईशान अवस्थी याद कीजिए तारे जमीन पर का, है ना, डिस्लेक्सिया इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है। ये कहता है अ टीचर कैन आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी एक टीचर जो है, एक शिक्षक या शिक्षिका पहचान सकता है क्रिएटिव बच्चे को। क्रिएटिव मतलब
कुछ नया करने की क्षमता जिन बच्चों में होती है, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता जो बच्चे रखते हैं, उनको कैसे पहचाने एक टीचर? बताइए, फटाफट से बताइए। डी प्लस भी वगैरह के तब कराएंगे जब पेपर आने वाला होगा, अभी सीटेट पे फोकस है पूरी तरह से। जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये आपको हेल्प वहां भी कर जाएंगे। फ्री मार्क कर देना चाहिए। हाँ, वो वाले क्वेश्चन में तो सबको फ्री ही मिला है नंबर। बताइएगा एक बार, जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए जवाब। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा आर्यन, धन्यवाद। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? देयर एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। देखो, कन्वर्जेंटली का क्रिएटिव से कोई संबंध नहीं है। कन्वर्जेंट होता है इंटेलिजेंट व्यक्ति का, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऐसा जेपी गिलफर्ड ने कहा है, जिन्होंने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग दी है। देयर पॉपुलैरिटी अमॉन्ग पीयर्स। पॉपुलर तो बच्चे अलग अलग कारणों से भी हो सकते हैं, है ना, कोई दादागिरी करे वो भी पॉपुलर हो सकता है, ठीक। देयर इनोवेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग। हाँ, इनोवेटिव का मतलब है कुछ मौलिक, कुछ ओरिजिनल सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना, कुछ डाइवर्जेंट सोचना, कुछ अपसारी सोचना, है ना। ओरिजिनल थिंकिंग का साइन है कि बच्चा क्रिएटिव होगा, कुछ डिफरेंट करेगा क्योंकि वो डिफरेंट सोचता है। देयर सिलेक्शन ऑफ सिंपल एंड रिकॉल बेस्ड टास्क। तो ये तो रटना कहेंगे, मेमोरी बेस्ड हो गया। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखता है, कहता है व्हाट आर दी फॉलोइंग बिहेवियर्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पल्सिविटी, लो अटेंशन स्पैन, फिजिटिंग, इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग। यानी बच्चे को आवेगशीलता, इम्पल्स है ना, 1 मिनट में कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस को, गुस्सा आया एकदम पीट दिया सामने वाले को, है ना, या फिर कुछ भी उठा के फेंक दिया, इस तरह की चीजें जो हैं वो हैं। ठीक है बात? हाँ, कौन है जो लाइक नहीं कर रहा है? हाँ, हमें भी पूछना है इन लोगों के बारे में। मार्कशीट आपको डिजी लॉकर पे मिलेगी, आप जवाब दीजिए, इतने हम पानी पी लेते हैं। और लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोगों को जवाब देने में इंटरेस्ट नहीं है। देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि बच्चा इंपल्सिविटी है, यानी वो अपने इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। लो अटेंशन स्पैन, ज्यादा देर तक अटेंशन टिका के नहीं बैठ पाता एक जगह पे, उल्टी सीधी हरकतें या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। इसके अलावा अगर हम कहें व्यग्र है बेसिकली। इनेबिलिटी टू सिट फॉर लॉन्ग, ज्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ पाता, यानी अटेंशन में डेफिसिट है और हाइपर एक्टिव है, यानी एक्टिविटी जरूरत से ज्यादा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अगर शुरुआत के कुछ सालों में हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये 5-7 साल के बाद भी बनी रहे तो प्रॉब्लम है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, ADHD कहते हैं इसको इन शॉर्ट, है ना, कि बच्चे की अटेंशन एक जगह पे वो टिक्का करके नहीं बैठ पाता, अटेंटिव नहीं रह पाता, ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा। इसको छोटे छोटे आपको टाइम स्पेन इसके लिए कम करना पड़ेगा, पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेंगी चीजें, तब जाकर के धीरे धीरे अटेंशन स्पेन इनका बढ़ पाएगा या हम पढ़ा पाएंगे इनको। ठीक है। आर्यन पटेल कह रहे हैं मैं लड़की हूँ लड़का नहीं हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, कमेंट इतनी सेकंड के लिए दिखता है, लड़का और लड़की पे अटके हैं अभी भी कुछ लोग। इंसानों की तरह रह लो यार, क्या फर्क पड़ता है, कमेंट आ रहे हैं, अब लड़का करे कमेंट, लड़की करे, हाउ डज इट मैटर, है। देखो, ऑटिज्म की अगर हम बात करें, गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी, ये ना तो ऑटिज्म का लक्षण है, ऑटिज्म वाला स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करेगा, सोशली चीजों से बचेगा, लेकिन ये इंपल्स वाला या लो अटेंशन स्पैन की जो दिक्कत है वो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमारी क्लास जेंडर न्यूट्रल क्लास है, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की बातें नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज डज नॉट प्रमोट इंक्लूजन, यानी समावेशन को कौन सी स्ट्रेटजी इंक्लूड नहीं करती। समावेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बताइएगा एक बार, हर बच्चे के लिए शिक्षा। बताइए, लुक बुक, एक दिन CDP और एक दिन EVS का क्लास रखें। एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो कमिंग वीक है मंडे से अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, खुश, हैप्पी। एक दिन हिंदी, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ्स पेडागोजी, एक दिन EVS, एक दिन CDP, ऐसे कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, खुश। देखिएगा, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है। समावेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा, किसी को कोई भी समस्या हो, कोई गिफ्टेड बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, हर कोई सीख पाए। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, ये तो अच्छी बात है, हमसे तो नॉट पूछा है, क्या सही नहीं है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी डिफरेंट बच्चों के लिए अलग अलग लेवल पे हम सिखा पाए, जैसे उनकी सीखने की पेस है सीखने का। रीजनेबल करिकुलर एकोमोडेशन, यानी बच्चों के अनुसार पाठ्यचर्या बनाई जाए। लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग, कि जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया और दूसरे जो
जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको अलग थलग कर दिया, लेबल करने वाली बात है एक तरह से। तो एबिलिटी ग्रुपिंग अच्छी नहीं मानी जाती, अगर करनी भी पड़े तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी चाहिए, अलग अलग क्षमता के बच्चे हों जिसमें एक ग्रुप के अंदर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस। गिफ्टेडनेस वाला बच्चा कौन सा होगा, प्रतिभाशाली, जिसकी क्षमताएं नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल क्षमताएं हो, आईक्यू ज्यादा हो सकता है, चीजों को जल्दी समझ लेगा, मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेगा या याद अच्छे से रख पाता है, समझ जल्दी जाता है, मतलब बाकी बच्चों से जो मानसिक क्षमताएं हैं वो ऊपर हैं प्रतिभाशाली बच्चे की। प्रतिभाशाली भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है जिसका आईक्यू ज्यादा है, दूसरा जो क्रिएटिव है, तीसरा जो कुछ अलग टैलेंट रखता है। जनरली गिफ्टेडनेस की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हाई आईक्यू की ही बात हो रही है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हाई आईक्यू वाले बच्चे की ही बात करने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो आईक्यू जिसका ज्यादा है यहाँ पे प्रतिभाशाली से मतलब वो है। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, हाँ बिल्कुल, रेंजोली ने कहा है ACC, हाई एबिलिटी, हाई कमिटमेंट, हाई क्रिएटिविटी, ये 3 लक्षण गिफ्टेडनेस के होते हैं। तो कमिटमेंट होता है, ठीक बात है। प्रेफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से वो अपने आप काम करना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि किसी हेल्प बहुत ज्यादा लेने या ग्रुप में। सी ऑप्शन है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता। एक सेकेंड, हिंदी में कुछ है इंग्लिश में कुछ है, कमाल कर दिए हैं। अच्छा, ये CD ऊपर नीचे कर दिए हैं, एक बार आज मैं ये चेक कर लूंगी कि पेपर में ऐसा ही था या हमारे टाइपिस्ट जी आजकल कुछ नशे वशे करके टाइप कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, यानी किसी समस्या पर एक ही काम को बार बार दोहराने की व्याकुलता ये बच्चे में नहीं होती। अगर बच्चा ऐसा है तो वो गिफ्टेड नहीं है, कि सेम चीज को करने से तो ये बोर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती है तो इनको चैलेंजिंग टास्क चाहिए होते हैं, नहीं तो ये बोर हो जाते हैं। तो हिंदी में सी होगा ऑप्शन और इंग्लिश में डी होगा। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, मल्टीपल तरीके ही अपना लेंगे। अच्छा, फिर भी हम इंग्लिश वाले को ही, अगर ऐसा पेपर में भी हुआ होगा, आज मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर पेपर में भी ऐसा ही हुआ होगा तो क्या होगा, आंसर डी होगा। फिर आप इंग्लिश वाले को फाइनल मानेंगे, क्योंकि इंग्लिश को ही फिर ये लोग फाइनल मानते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने फालतू में फ्री नंबर नहीं दिया सबको, इनकी ही गलती से, तब भी ये आपके नंबर चले जाएंगे। तो डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अगर हम बात करें 21st क्वेश्चन की, तो आर टीचर शुड एम्प्लॉय क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज विच फोकस ऑन, अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल किस प्रकार बल देना चाहिए। कक्षा प्रबंधन कौशल क्या है कि क्लासरूम को मैनेज कैसे करेंगे, बच्चे शोर मचा रहे हैं या पढ़ने पे अगर उनका फोकस नहीं है, कैसे मैनेज करेंगे क्लासरूम को, कौन सी एक स्ट्रेटजी यहां सही है, बताइए फटाफट से, बताइए बताइए। ओनली CDP पढ़ाओ और कुछ नहीं, वी लव CDP, सही है। बट जो लोग कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हैं या जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको थोड़ी बहुत मदद हो जाने तो मन तो मेरा भी यही करता है सिर्फ CDP पढ़ें हम, है ना। देखिए, अगर हम बात करें क्लासरूम मैनेजमेंट की तो क्या होगा बताइएगा। लॉक कर दें डी को, विकास कह रहे हैं। चलिए विकास, देखिए, कंट्रोलिंग द क्लास थ्रू रिजिड रूल्स, रिजिड रूल्स बिल्कुल नहीं अपनाने, फ्लेक्सिबिलिटी का जमाना है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, लचीले नहीं है तो टूट जाएंगे। जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं टाइम के साथ, है ना। कुछ चीजों को लेकर थोड़े बहुत रिजिड हो सकते हैं आप, जैसे अपने प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आपके जीवन के, अदरवाइज रिजिडिटी की जरूरत है नहीं। एक्सपेक्टिंग सेम बिहेवियर फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन, हर बच्चे से सेम व्यवहार कैसे भाई, रोबोट्स थोड़ा ना है कि सब एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये थोड़ी आप हिटलर बन जाएंगे, तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, कंट्रोल हो जाएगा फिर तो, ठीक। फिर है सी ऑप्शन, मेकिंग स्टूडेंट्स अबाइड टू ऑल रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग, यानी बच्चों को कह दो कोई सवाल नहीं करेगा, बोल दिया ना बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, शांत रहना है तो शांत रहना है ना। अब सिर्फ शांत रहना ही बच्चा आएगा स्कूल में तो डाउट्स कब क्लियर होंगे, उसको मजा नहीं आएगा सीखने में, तो फायदा क्या है। देखो, क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि बच्चों को बस शांत करा देना किसी भी हाल में, ठीक, समझ पा रहे हो। चलिए डी ऑप्शन देखिए, टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज नहीं भी लोगे अभी तो भी चल जाएगा, कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही, अगर इधर उधर वेबसाइट्स पे मिल जाए या करियर पे भी आपको कुछ मॉक टेस्ट वगैरह की फॉर्म में मिल जाएंगे, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को अलग अलग सेट अटेम्प्ट कीजिए, और ये वो फ्री होते हैं मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों, क्योंकि कई लोगों से मेरी भी बात हुई है, तो उस केस में आप प्रीवियस ईयर को ही अटेम्प्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को नहीं पता, कोई पेपर नहीं बनाने वाला, तो शांति से आप सिर्फ वही कीजिए जो प्रीवियस ईयर में है, क्योंकि इतने सारे सेट हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों कर लो कॉमन सब्जेक्ट। डी ऑप्शन है गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बात एकदम सही है कि अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना, अपनी प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालने के लिए, यानी गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी बच्चा खुद का जो बिहेवियर है वो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, कि कहीं ऐसा तो नहीं वो बेवजह क्लास में कई बार इनडिसिप्लिन क्रिएट करता रहता है या प्रॉब्लम्स
क्रिएट करता रहता है, खुद के बिहेवियर पे उसका ध्यान ही नहीं है, पढ़ने पे उसका ध्यान ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो ये कहता है विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के संप्रत्य उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है। पहला ऑप्शन है कीप पनिशिंग, बच्चों को दंड देते रहो। तो दंड देना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जो आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल 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 बैन करने की बात करता है। गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न, आप बच्चों को मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते, आप बच्चों को आंखें नहीं दिखा सकते, है ना। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न न्यू वंस बाय रोट मेमोराइजेशन, रट के सिखाना नहीं है, रटंत विद्या चलंत नहीं। फिर है सी ऑप्शन, गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रीजनिंग, यानी आप बच्चों को एग्जांपल्स भी देंगे, नॉन एग्जांपल्स भी देंगे। एग्जांपल्स क्या होते हैं? डायरेक्ट, भैया ये बर्ड है, तो आपने किसी बर्ड का एग्जांपल दे दिया, कोयल, कोयल एक बर्ड है। फिर आपने हेलीकॉप्टर की पिक्चर दिखाई और कहा कि ये एक बर्ड नहीं है, तो जिसकी पिक्चर आपने दिखाई और वो बर्ड नहीं है, वो नॉन एग्जांपल है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बर्ड्स नहीं होती। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल यानी उसके आसपास की चीजें भी आपको बता देनी है, तो उससे कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो विश्वकर्मा? रिवॉर्डिंग स्टूडेंट, सिर्फ रिवॉर्ड से काम नहीं चलता कि कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, तो आपको बच्चों को एग्जाम्पल भी देने और जो उसके आसपास की चीजें नॉन एग्जाम्पल के थ्रू इनडायरेक्टली समझा देनी है, तो उससे कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी खूब पूछे गए हैं। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, यानी प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव मतलब अच्छी टीचिंग जो बढ़िया है, जिसका प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन है टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना। भाई बच्चे में इमोशंस है, उसको घर पे थोड़े ना रख के आ जाएगा इमोशंस को बच्चा, तो इमोशंस का भी ध्यान रखना, जहां इमोशनली उसको सेफ फील हो, अच्छा फील हो, कंफर्टेबल हो। हाँ सही बात है, तभी तो हम अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं। बी ऑप्शन है अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट टू द स्टूडेंट्स नीड्स, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आप आकलन के तरीके या करिकुलम उस तरह का बना रहे हैं जो बच्चे के आवश्यकता के अनुसार है। फिर है सी ऑप्शन, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, यानी छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण, यानी पीयर इंटरेक्शन, ताकि बच्चे, पीयर मतलब जो लगभग सेम एज के लोग हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, तो उनके साथ वो ग्रुपिंग आप कर सकें, वो भी फ्लेक्सिबल। 4 बच्चे आज इस ग्रुप में, वो 2 बच्चे कल किसी और ग्रुप में भी जा सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम, ये रिजिड वर्ड जहां मिल जाए इसको हटा देना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24। क्वेश्चन नंबर 24, रेखा प्रोवाइडेड अ मैप ऑफ इंडिया विद लैंडफॉर्म्स एंड रिवर्स टू हर स्टूडेंट्स एंड एनकरेज देम टू मेक इनिशिएटिव गेसेस अबाउट द लोकेशन ऑफ मेजर सिटीज इन इट। हर अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग इज, यानी रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को प्रोत्साहित किया, यानी मैप दे दिया इंडिया का। रेखा एक टीचर हैं, ठीक, और उन्होंने कहा कि एनकरेज किया कि इंट्यूटिव गैस होगा ये, इंट्यूटिव गैस होगा ये। इंट्यूटिव गैसेस जो भी सहज उनके मन में आ रहा है उस चीज के प्रति, वो अलग अलग लोकेशन और मेजर सिटीज कहां हो सकती हैं, उस मैप को देख करके आइडिया लगाएं बच्चे। क्या है ये? रोट मेमोराइजेशन, रटने की तो बात ही नहीं हुई। रटना तो तब होता है ना जब पहले बता दिया ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये है ना। डिस्कवर करने का मौका दिया है, खोज का मौका दिया है कि वो मैप में देखें, समझें, अपने अनुसार दिमाग लगाएं थोड़ा सा, ठीक बात है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, दिमाग में भर दिया कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, सीधा लिखवा दिया। एक्सपोजिटरी भी वैसा ही है, भरने वाली बात है दिमाग में। खोज शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी बच्चा डिस्कवरी करेगा, अन्वेषण करेगा, खुद से मैप में आइडिया लगाएगा कौन सी चीज कहां है, और बच्चा जहां एक्टिव है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? आपको कुछ ट्रिकी वर्ड्स जो हैं वो भी करवा दिए जाएंगे, परेशान मत हो, अभी जो चल रहा है वो आप अटेंड करते जाओ, मेरे ऊपर छोड़ दो, आप टेंशन के पेपर कैसे क्लियर करना है, बस जो चले वो पढ़ जरूर लेना अच्छे से, उतना काम आप कर लीजिए, बाकी मैं देख लूंगी, ठीक है ना। देखिएगा एक बार, फटाफट से देखिएगा। आंसर कीजिएगा। देखिए
अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट एंड इट्स सब कॉन्सेप्ट्स इन अ हायरार्किकल एंड इंटरकनेक्टेड मैनर इज कॉल्ड, यानी किस संप्रत्यय तथा उसके उप संप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है। मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट है, उसको प्रेजेंट किया, उसके सब कॉन्सेप्ट से जोड़ा, एक हायरार्किकल और इंटरकनेक्टेड मैनर में एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बनाया। मान लीजिए प्याजे हैं, ये कॉन्सेप्ट है प्याजे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके जो भी सब कॉन्सेप्ट हैं, कितनी स्टेजेस हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, और इनको इंटरकनेक्टेड मैनर में जोड़ दिया कि अच्छा ये एसिमुलेशन इस स्टेज में ऐसे होगा। ये क्या हो गया, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन या मेंटल मैप कह सकते हैं इसको, माइंड मैप्स भी आप कह सकते हैं। निमोनिक होते हैं जब आप शॉर्ट फॉर्म बना दें, जैसे प्याजे की 4 स्टेजेस का एक निमोनिक हमने बनाया हुआ है SPCF, यानी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये स्मृति सहायक विधियां कही जाती हैं, याद रखने में आसानी होती है निमोनिक्स से, जो स्ट्रेटजी मैं और आप लेट्स लर्न पे सालों से अपना रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म बना लिया हमने। तो ये निमोनिक तो नहीं है, ये प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने बनाई है। ह्यूरिस्टिक होते हैं फंडे, ये फंडे भी नहीं है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या फिर माइंड मैप्स आप इसको कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैप आप इसको कह सकते हैं, कि ग्राफिकली आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया है, प्रॉपर एक चार्ट वार्ट बना करके, ग्राफिक्स हैं बेसिकली, चित्र हैं, ठीक, जिससे आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं आसानी से। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26। सेवरल एजुकेशनल रिपोर्ट्स आर रिवीलिंग, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो ये रिवील कर रही हैं, जो ये बता रही हैं कि जो शिक्षा की कई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी जिस लेवल पे वो हैं अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चा 6th में है लेकिन आता उसको 4th क्लास का भी नहीं है। द फर्स्ट एसर की रिपोर्ट आई थी एक, और भी इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिनके माध्यम से ये दिखाया जाता है कि भैया जिस स्तर पे बच्चा है, जिस क्लास में है, उसको उस लेवल का आता नहीं है ना, वो उसके अंदर उस लेवल की क्षमता नहीं है जिस क्लास में वो है, बस पास हो गया है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस टू अंडरस्टैंड दिस गैप शुड बी, यानी ये जो गैप है इसका जो रीजन है, सबसे पहले एनालिसिस में हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। सिस्टम में गैप है, बच्चे में, कम्युनिटी में, पेरेंट में। आपको सिर्फ सिस्टम में गलती देखनी होती है, क्योंकि गलती वही है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो उस लेवल का नहीं है कि बच्चे को जिस क्लास में जो आना चाहिए वो सीख पाए, है ना। हमारा करिकुलम लर्निंग बाय डूइंग चाइल्ड सेंटर्ड है नहीं, अभी तक हम किताबी बातें कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड, असलियत में नहीं है। नहीं, परेशान नहीं हूं नाइदा मैं, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली कर लो, या फिर इतने दिनों से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो शायद उसका असर है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चिल्ड्रंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज्ड व्हेन, आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चों की बढ़ जाती है, यानी अंदर से सीखना, आंतरिक रूप से वो आप सीखने में इंटरेस्टेड है इसलिए सीख रहे हैं, मजबूरी में नहीं सीख रहे हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाने का तरीका कौन सा है? पहला ऑप्शन है लर्निंग इज सेंटर्ड अराउंड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी दंड और पुरस्कार पर बल दिया जाना चाहिए। देखो, रिवॉर्ड और पनिशमेंट बहुत ही वाहियात तरीका है, ये जानवरों को कंट्रोल करने के लिए यूज हो सकता है, इंसानों के लिए बहुत अच्छी तरीका नहीं है। इससे सिर्फ बाहरी रूप से आप काम करते हैं, पनिशमेंट मिलेगी अच्छा नहीं करते हैं, है ना, रिवॉर्ड मिलेगा अच्छा नहीं करते हैं, है ना। सीट बेल्ट इसलिए लगाएंगे हम, क्यों? क्योंकि पनिशमेंट मिल सकती है, हमारा चालान हो सकता है, ठीक। अगर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें जान भी बच सकती है, तो फिर वो इंट्रिंसिक हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो लर्निंग स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मियर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, सिर्फ रटने पे और याद रखने पे फोकस करेंगे तो ऐसी स्ट्रेटजीज इंट्रिंसिक नहीं है, बाहरी हैं। देयर लर्निंग एनवायरमेंट फोस्टर्स देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एजेंसी, ये थोड़ा पॉजिटिव है। द टीचर्स एनकरेज ओबीडियंस एंड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स, फ्लेक्सिबल मेथड्स चाहिए हमें, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं, सिर्फ ओबीडियंस, आज्ञा का पालन करना वैसे भी भारतवर्ष में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है, चाहे आप गलत भी हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई बड़े हैं तो यानी एज में बड़े हैं, चाहे वो बात गलत भी कह रहे हो फिर भी हम मोबिलाइज्ड हैं, ठीक है ना। कुछ चीजों में आप ये बात हमने दिमाग में इतनी बिठा ली है कि हम ये कहेंगे नहीं, टीचर की आज्ञा का पालन करना ही सही है, तो कायदे में सही नहीं होता, समाज में सही हो सकता है थोड़ा बहुत। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है, यानी जो एनवायरमेंट है वो फोस्टर करे कि वो बिलोंग करते हैं, वो कंफर्टेबल हैं उस एनवायरमेंट में, उनको मजा आ रहा है सीखने में, तब वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनकी बढ़ेगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, जैसा माहौल हम लेट्स लर्न पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कंफर्टेबल माहौल, है ना, यारी दोस्ती में सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच इमोशन वुड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। दो प्रकार की लर्निंग, एक रोट यानी रटना, और रटने से हमें बचना है। मेमोराइजेशन और रटना ये सब रोट लर्निंग में आते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग है दूसरा, यानी अर्थपूर्ण, जिसका कोई मतलब हो, जो आपके जीवन से जुड़ा हो, जो आप एक्टिवली सीख रहे हो, ठीक। तो जहां बच्चा एक्टिव होगा
वही मीनिंगफुल लर्निंग है। मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा कौन सा इमोशन देगा, कौन सा संवेग आपके अंदर है जिससे आप रटने की तरफ नहीं बल्कि सीखने की तरफ भागेंगे। तो अगर शेम, भाई आप फेल हो जाएंगे तो 4 लोगों में बेइज्जती होगी, इससे आप रट भी लेंगे, रोट मेमोराइजेशन भी कर लेंगे, क्योंकि आपको पास होने से मतलब है, आपको कुछ आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फलाने रिश्तेदार ये कहेंगे तो आप बेचारे याद कर लेते हैं। फियर, डर कि फेल हो गया तो इसमें भी आप रट लेंगे, चाहे आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो या ना हो, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन पे ले जाएगा आपको। होपलेसनेस, अगर आप निराश हो जाएं कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा जीवन में, तब भी आप मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कर पाएंगे, फिर आप कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान नहीं होगा, आपको बस जान बचानी है अपनी पास होकर के। तो क्यूरियोसिटी इज द राइट आंसर। अगर आप जिज्ञासु हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो आप मीनिंगफुल लर्निंग करेंगे कि भैया ये प्याजे आखिर ऐसा कह क्यों रहे थे, इनको जानूं तो सही। आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी है। हालांकि आप अभी ऐसे सिस्टम में उलझे हुए हैं एग्जाम के कि आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके पास समय की कमी होगी, बट हाँ, कॉन्सेप्ट के आसपास या सिलेबस के आसपास आपको पढ़ना चाहिए। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी उससे पढ़ लेंगे तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा दूर पीएचडी हासिल करने आप अभी नहीं जा सकते, क्योंकि समय आपके पास कम है, ठीक है ना। पीएचडी का मतलब डायरेक्ट पीएचडी नहीं, लिटरल मीनिंग नहीं है। लेट्स लर्न का टी शर्ट चाहिए, मिलेगा, एक दिन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए एक बार, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। कथन और इसका कारक। देखिए कथन पढ़िए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम मैं चाहती हूँ कि मेरा सीटेट एग्जाम जनवरी में हो, तो इसके लिए कोई ट्रिक है क्या फॉर्म फिलअप करने की? अंकिता ऐसा ना, ये सब चीजें रखी रह जाती हैं। मतलब ऐसा हम कई बार सोचते हैं कि अच्छा हम बाद में फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा शायद बाद में ही नंबर आएगा, और अगर हम पहले करेंगे तो पहले आ जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, सच ये पता किसी को भी नहीं है ना। अगर वो शफलिंग का कोई सिस्टम हुआ उनके पास फिर ठीक, तो उस केस में बहुत ज्यादा लेट भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो सेंटर मिलने की समस्या है। आप तो फॉर्म भरो यार, आपको पेपर देने से मतलब है। आपका सिलेबस पेपर कुछ दुनिया से अलग तो आ नहीं जाएगा, सिलेबस से ही आना है। ऑनलाइन पेपर पहली बार हो चुका है तो आपको आइडिया भी है। फॉर्म भरो, पेपर देके आओ, बात खत्म। 2-4 दिन बाद भर देना हद से, और क्या अगर इतना ही डर है तो, मगर बिल्कुल लास्ट में जाके मत भरना फॉर्म, है ना। देखो एक बार, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन होता है, फिर अगर सेंटर नहीं मिलेगा तो वो भी एक समस्या, दूर जाओगे बिना मतलब धक्के खाते हुए, तो कोई फायदा तो है नहीं उसका। आपको तो मतलब होना चाहिए, पेपर दो, भरो। कौन सा इसमें मेरिट लगनी है कि बाद में पेपर होगा तो आपको फायदा होगा? मेरिट तो बननी नहीं है, 2-4 नंबर इधर या उधर, हद से हद। देखिए, तो उससे अच्छी तैयारी कर लो, अपनी इस बात पे फोकस करने से अच्छा। कथन क्या है? टीचर्स मस्ट एनकरेज चिल्ड्रन टू शेयर द नाइव और इंट्यूटिव थियोरीज दैट दे कंस्ट्रक्ट। यानी टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो अंतर्ज्ञान है या नाइव थियोरीज है। कई बार वो सोचते हैं जब ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के साथ पेड़ भी चल रहे हैं, या मैं चलता हूं तो मेरे साथ मून यानी चंद्रमा भी चलता है, क्योंकि वो हर जगह जा रहा है। ये इंट्यूटिव थियरीज हैं, नाइव थियरीज हैं, बच्चों के मन में आ जाती हैं, है ना। तो इसको शेयर करना चाहिए ताकि इनको क्लियर किया जा सके। साइंटिफिकली सही नहीं होती। रीजन क्या है इसका? ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शंस ऑफ रियलिटी एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स। यानी सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं। यानी हर किसी के दिमाग में अपना एक कॉन्सेप्ट होता है चीजों को लेकर के, है ना। जैसे नाइव कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? आपने बॉलीवुड मूवीज देखी और पहली नजर में प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ आपने देख लिया और बचपन से भर लिया दिमाग में कि हम तो ऐसे ही वाला प्यार करेंगे। कई लोग करवा चौथ से लेके पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं प्यार मोहब्बत में, ठीक। तो उस केस में ये नाइव थियरी है आपकी, बचपना है आपका, है ना। आपने बचपन में कॉन्सेप्ट बना लिया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करेंगे? टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे शेयर करें। ये वाला नहीं, प्यार मोहब्बत वाला नहीं, ये जस्ट एक बड़े लोगों को समझने का एक तरीका था। तो बच्चे शेयर करें कि कहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है या लॉजिकल नहीं है, बट आपने बना लिया है बचपन में कि पानी का रंग तो ग्रीन होता है क्योंकि आपने तालाब में ग्रीन कलर का वाटर देखा था। तो अब जब टीचर ने पढ़ाया कि वाटर जो है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, तो आप कह रहे नहीं हमने तो वाला कलर देखा था, मूवीज में तो हमने ऐसे देखा था, प्यार ऐसे होता है, सब खुश रहते हैं शादी के बाद, है ना, मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर होता है, ऑल एंड के बाद सब अच्छा ही होता है। अब यहाँ तो लड़ाई हो रही है। तो ये क्या है? ये नए कॉन्सेप्ट्स को शेयर किया जाए क्लासरूम में। इससे क्या होगा? ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कॉन्सेप्शन। इसका रीजन ये है कि रियलिटी जो है उसके पूर्व अनुमान हम पहले से लगा लेते हैं, पूर्व संकल्पनाएं हमारे दिमाग में बनी होती हैं, हालांकि रियलिटी उससे अलग होती है, ठीक। एंड दीज कॉन्सेप्शंस इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स। और इससे क्या होगा? क्योंकि बच्चे पूर्व कल्पना करके आ रहे हैं, उनके दिमाग में कोई संप्रत्य पहले से बन के आ चुके हैं, उसकी वजह से जो वो स्कूल में पढ़ेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग इस बात से इन्फ्लुएंस होगी। क्योंकि आपने ऐसा मान रखा था कि प्यार ये होता है और आपने सच में फिर जब देखा रियलिटी कुछ अलग होती है, आप कहेंगे यार ये तो गड़बड़ है ना। फिर तो आप मूवीज में जो देखा था वही करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? ये जरूरी है कि टीचर प्रोत्साहित करें बच्चे के जो भी नाइव कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वो शेयर करें, ताकि उनको ठीक कराया जा सके, रियलिटी के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से सही क्या होता है वो बताया जा सके। दोनों बातें एकदम सही है।
हमने बहुत सारी चर्चा कर ली क्योंकि ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास समय बहुत है। तो ए और आर दोनों सही है, क्योंकि आर सही व्याख्या करता है ए की कि भैया इसलिए एनकरेज करो बच्चों को इंट्यूटिव थियरीज या कुछ भी रॉन्ग कॉन्सेप्शन अगर उनके हैं या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हैं कि वो बताएं क्लासरूम में। उसका रीजन ये है कि हर किसी की अपनी प्री कंसेप्चुअल एक रियलिटी वो जो दिमाग में है और एक जो दुनिया में है, तो वो ठीक हो सके या बैलेंस में आ सके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए आखिरी सवाल क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा एक बार। मैं सोचा था आज जिम जाऊंगी, बहुत दिन हो गए, बट अब टाइम ज्यादा हो गया है। देखिएगा क्लास कब से होती है? 9 बजे से, रात को 9 बजे। पीडीएफ दीजिए दीदी। रानी तिवारी दे देंगे। कल वाला पीडीएफ आपको दिया था टेलीग्राम पे, आज भी दे देंगे। नहीं, कल वाला नहीं मिला, परसों वाला मिला था आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आज के लिए आखिरी सवाल। व्हाट टास्क्स शुड बी फोकस्ड अपॉन इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए। भाई जहां समाज और संस्कृति के साथ सीख रहे हो बच्चे, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो नॉलेज को ग्रुप में, सोशियो कल्चरल का ये तो मतलब हुआ ग्रुप में सीख रहे हो, जहां वाइगॉस्की की बात चल रही है इनडायरेक्टली, है ना। वाइगॉस्की क्या है? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक। तो टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। टास्क दैट आर रेपिटेटिव एंड मैकेनिकल, नहीं, ये इसमें बच्चा फिर बोर हो जाएगा। टास्क बेस्ड ऑन रिकॉलिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, रटने पे, सिर्फ याद करने पे। टास्क दैट डू नॉट परमिट क्वेश्चनिंग बाय द चाइल्ड, ऐसे टास्क का क्या फायदा जिसमें बच्चा क्वेश्चन ही ना कर सके, जिसमें क्वेश्चन ही ना कर सके। 9 बजे के अलावा भी क्लास होती है, वो फिर करियर लैब पे होती है। अभी यूट्यूब पे एक ही क्लास चला रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही सीटेट के बैच की क्लासेस वहां खत्म होंगी तो यहाँ एक क्लास बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अभी एक ही क्लास है 9 बजे रात को, कोई एक्स्ट्रा बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपकी लेट्स लर्न पे मिल जाएंगी, इतने उनको देखिए। और 9 बजे वाली क्लास भी अगर आप ठीक से कर रहे हैं इनफ हो जाएगा, है ना। वो फिर करा दी जाएगी, पेपर जैसे जैसे पास आएगा बढ़ा देंगे क्लासेस। देखिए अगर हम बात करें टास्क दैट आर चैलेंजिंग एंड अलाउ क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात सही है, बच्चा इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा कि चैलेंजिंग होंगे और क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें समालोचनात्मक चिंतन, बच्चे को डिफरेंट तरीके से सोचने पे मजबूर करे जो टास्क